नमस्कार साथियों, ना रुकना है ना थकना है, बस मेहनत कर लक्ष्य को प्राप्त करना है। इसी उद्देश्य के साथ हम लोग बात करेंगे शारीरिक शिक्षक भर्ती परीक्षा पीटीआई के अंतर्गत जो भारत के भूगोल का सिलेबस है उसमें हम भारत की स्थिति और लाभ के बारे में अध्ययन कर रहे हैं और उसी कड़ी में हम भारत के भौतिक प्रदेशों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। और भारत के भौतिक प्रदेशों में हमने हिमालय पर्वतीय प्रदेश या उत्तरी पर्वतीय प्रदेश के बारे में विस्तृत चर्चा की। उसके बाद हम उत्तर के विशाल मैदान के बारे में बात कर रहे थे और उत्तर के विशाल मैदान में हम लोगों ने प्रादेशिक आधार पर उत्तर के विशाल मैदान को कितने भागों में बांटा है उसके बारे में चर्चा की थी। और उसी कड़ी में हमने ब्रह्मपुत्र के मैदान और गंगा के मैदान को पढ़ा था। आज हम पंजाब के मैदान की बात करेंगे कि पंजाब का मैदान का विस्तार कहां है, क्या विशेषता है और इसका निर्माण कैसे हुआ। तो देखिए, यदि हम उत्तर के विशाल मैदान की बात करें तो गंगा का मैदान जिसका विस्तार उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में जो गंगा नदी तंत्र द्वारा निर्मित है। ब्रह्मपुत्र का मैदान जिसका विस्तार असम में जो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र द्वारा विकसित है, उनके बारे में हम पढ़ चुके थे। आज हम बात करेंगे पंजाब के मैदान की। पंजाब का मैदान देखिए, पंजाब जो शब्द बना है पंच प्लस आब, 5 नदियों के बीच की भूमि के द्वारा यह निर्मित है। तो पंजाब के मैदान को लेकर जो प्रश्न आते हैं कि एक तो इसका निर्माण किससे हुआ है, दूसरा इसका विस्तार कहां कहां है, और फिर इस पंजाब के मैदान को जो 5 दोआब से बना हुआ है तो कौन से दोआब प्रदेश हैं। और यह जो पंजाब का मैदान है इसके बारे में कहा जाता है कि यहां पंच नद द्वारा निर्मित मैदान है और पंच दोआब क्षेत्र है। तो कौन सा पंच दोआब क्षेत्र है उसको लेके प्रश्न बनते हैं। तो शुरुआत करते हैं पंजाब के मैदान की। पंजाब का जो मैदान है यहां सिंधु नदी तंत्र द्वारा निर्मित है। एक तो यह ध्यान रखना, यहां सिंधु नदी तंत्र द्वारा निर्मित है। अब सिंधु नदी तंत्र का मतलब है कि मुख्य नदी तो कौन सी है, सिंधु नदी। सिंधु के बाद सिंधु की सहायक नदी कौन सी है, चिनाब। और चिनाब के बाद चिनाब की सहायक नदियां जिसमें झेलम, रावी, सतलज, और इसके बाद सतलज की सहायक नदी व्यास। इसमें से यहां जो आपको दिख रहा है पोर्शन, यहां पूरा कहलाता है पंचनद। 5 नदियां जिन्हें संयुक्त रूप से पंचनद कहते हैं, इन 5 नदियों पंच नद द्वारा यहां निर्मित मैदान है जिसे हम पंजाब का मैदान कहते हैं। अब दूसरा पॉइंट, पंजाब के मैदान का जो विस्तार है, इसका विस्तार पाकिस्तान और भारत 2 देशों में ही फैला हुआ है। कि पंजाब का मैदान पंच नद द्वारा निर्मित है, तो ये नदियां जो है भारत से पाकिस्तान की ओर जाती है और भारत से पाकिस्तान की ओर जाती है। इसीलिए पंजाब के मैदान का जो विस्तार है वहां भारत और पाकिस्तान दोनों देशों में, पाकिस्तान में इसका विस्तार ज्यादा है, भारत में इसका विस्तार क्या है, कम है। यानी कि पंजाब के मैदान का अधिकांश भाग पाकिस्तान में है,
कुछ भाग हमारे भारत। अब भारत में कहां कहां है इसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। भारत में जो है यह पंजाब, और हरियाणा। भारत में पंजाब के मैदान का जो विस्तार है वह दो राज्यों में है, पंजाब में और हरियाणा में। तो क्लियर हो चुका होगा कि पंजाब के मैदान का निर्माण किसके द्वारा है, पंजाब के मैदान का विस्तार कौन से देशों में है, और भारत में है तो भारत में पंजाब के मैदान का विस्तार कौन से राज्य में। अब हम कहते हैं कि पंजाब का मैदान जो है यह पंचदोआब से निर्मित है। पंच दोआब प्रदेश है, यानी कि यहां कहें कि पंजाब के मैदान को 5 भागों में विभाजित किया गया है, पंच दोआब में विभाजित किया गया। अब सबसे पहले तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर दो आब क्या होते हैं। दो आब का मतलब होता है दो नदियों के बीच की भूमि। दोआब का तात्पर्य है दो नदियों के बीच की, जो दो नदियों के बीच की भूमि है उसे क्या कहा जाता है, दोआब का। तो पंजाब का मैदान जो है इसी प्रकार दो दो नदियों के बीच की भूमि से निर्मित है, जिन्हें हम पंच नद के नाम से जानते हैं। और पंच नद पंच दोआब का निर्माण करती है और वही हमें एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए बात करते हैं सिंधु नदी तंत्र से संबंधित दोआब प्रदेश या पंच दोआब कौन कौन से हैं। और पंच दोआब बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसको समझना क्या है। यहां सिंधु नदी है, सिंधु नदी। इसके बाद सिंधु की सहायक नदी जो भारत की ओर से मिलती है वह है चिनाब नदी। इसके बाद चिनाब की एक सहायक नदी है जिसका नाम है झेलम नदी। एक और सहायक नदी है जिसका नाम है रावी नदी। एक और सहायक नदी है जिसका नाम है सतलज नदी। और सतलज की एक सहायक नदी है तो 1 2 3 4 और 5, इन पांचों नदियों को संयुक्त रूप से हम पंच नद कहते हैं। और यह पंच नद जो है जाके सिंधु नदी में मिलती है। क्लियर हो गया। यहां हमें अपवाह तंत्र से भी पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है कि सिंधु नदी तंत्र से संबंधित कौन सी नदियां हैं। तो सिंधु नदी तंत्र से संबंधित एक तो सिंधु नदी है, इसके बाद चिनाब, झेलम, रावी, व्यास और सतलज, यह नदियां हैं। अब इसमें जो झेलम नदी है इसको वितस्ता नदी भी कहा जाता है, यानी कि झेलम नदी का दूसरा नाम क्या है, वितस्ता नदी है। चिनाब को अस्किनी कहा जाता है, रावी को
परुष्णी नदी कहा जाता था, व्यास को विपाशा नदी कहा जाता था और सतलज को शतुद्री नदी कहा जाता था। यहां कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं कि झेलम नदी का वैदिक साहित्य में या प्राचीन नाम क्या था, वितस्ता। चिनाब का क्या था, अस्किनी। रावी का क्या था, परुष्णी। व्यास का क्या था, विपाशा। और सतलज का क्या था, शतुद्री। अब इसी कड़ी में हम बात करें, सतलज नदी भारत में कहां से प्रवेश करती है, तो ध्यान रखना सीपकीला। तो सीपकीला दर्रा है हिमाचल प्रदेश में, उस दर्रे से यहां भारत में प्रवेश करती है, क्योंकि यहां राकसताल कैलाश जो है श्रेणी में मानसरोवर के निकट एक तालाब है जिसे राकसताल के नाम से हम लोग जानते हैं, यहां राकसताल से निकलती है। और राकसताल से निकलने के बाद सीपकीला दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और पंजाब में हिमाचल प्रदेश और पंजाब हरियाणा में बहने के बाद यहां पाकिस्तान जाती है और पाकिस्तान में यहां चिनाब में पंचनद के रूप में मिलती है और पंचनद के रूप में मिलने के बाद यहां सिंधु नदी में पंचनद के रूप में मिलती है। क्लियर हो गया। विपाशा जो है यानी कि व्यास नदी यहां हिमाचल प्रदेश में व्यास कुंड से निकलती है। कहां से निकलती है, व्यास कुंड से। अब समझना यहां से कुछ चीजें, क्योंकि हम भारत की स्थिति और लाभ पढ़ रहे हैं, लेकिन इसका प्रश्न अपवाह तंत्र की विशेषताओं से प्रश्न बनते हैं, नदियों को लेके यहां से ज्यादा प्रश्न बनते हैं। अब नदियों को लेके जो भी प्रश्न बनते हैं, हम कोशिश ये करें कि स्थिति और लाभ के साथ नदियों की जहां जहां जो नदी आती है उसके बारे में जरूर पढ़ें कि क्या प्रश्न बन सकता है। जैसे विपाशा यानी व्यास नदी यहां व्यास कुंड से निकलती है और यह व्यास कुंड कहां है, हिमाचल प्रदेश से निकलती है। और हरि के बैराज कहां पर, हरि के बैराज जो कि कहां पर है, पंजाब में। हरि के बैराज पंजाब में आकर यहां जो है किस में मिल जाती है, सतलज में। तो अब प्रश्न यहां से जो सबसे इंपॉर्टेंट बनता है, कई बार पूछा जाता है, समझना कि पंचनद या सिंधु नदी तंत्र की एकमात्र नदी जो भारत में ही बहती है, यानी जिसका प्रवाह क्षेत्र केवल भारत है, समझना यहां से कि सिंधु नदी तंत्र या पंचनद की एकमात्र नदी व्यास नदी जिसका प्रवाह क्षेत्र केवल भारत में, यानी कि यहां भारत से निकलती है और भारत में ही समाप्त होती है। कैसे, यहां निकलती है व्यास कुंड से। कहां पर है, हिमाचल प्रदेश से यहां निकलती है और हिमाचल प्रदेश में निकलने के बाद यहां कहां आती है, हरि के बैराज। और हरि के बैराज में आकर यह किस में मिल जाती है, सतलज नदी में मिलती है। कहां मिलती है,
हरिके बैराज जो कि पंजाब में है, जो सतलज और यह नदी है सतलज। सतलज और व्यास नदियों के संगम पर एक बांध बनाया गया है हरिके बैराज, और हरिके बैराज में आके यहां जो है किस में मिल जाती है, सतलज नदी में मिल जाती। और इसी हरिके बैराज से एक नहर निकाली गई है, इसे कहा जाता है इंदिरा गांधी नहर। और इंदिरा गांधी नहर जिसे हम मरु गंगा के नाम से भी जानते हैं, राजस्थान के संदर्भ में इसे हम मरु गंगा कहते हैं। और यह विश्व की सबसे विकसित प्रणाली है, नहर प्रणाली के अंतर्गत आती है। और इसीलिए सतलज और व्यास नदी का प्रश्न सामान्यतः इंदिरा गांधी नहर राजस्थान से पूछने की संभावना ज्यादा होती है, क्योंकि हरिके बैराज से पंजाब से सतलज और व्यास नदियों से इंदिरा गांधी नहर को निकाला गया। इसलिए कई बार प्रश्न आता है इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल। तो इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है हरिके बैराज। या पूछा जाता है नदियां, तो इंदिरा गांधी नहर सतलज और व्यास दोनों नदियों पर है। अब हम पढ़ रहे हैं पंचदोआब। तो जो सतलज और व्यास नदी है, इन दोनों के बीच का जो यहां पूरा क्षेत्र है, क्योंकि सतलज और व्यास नदी यहां पर मैदान का निर्माण करती है, और दो नदियों के बीच का यह क्षेत्र क्या होता है, दोआब क्षेत्र होता है। इसे कहा जाता है बिष्ट दोआब। क्या कहा जाता है, बिष्ट दोआब कहा जाता है। यह ध्यान रखना, और यह एग्जाम में पूछा जाता है बिष्ट दोआब, कि बिष्ट दोआब किन दो नदियों के संगम पर है या किन दो नदियों के बीच में। तो सतलज और व्यास के बीच का जो दोआब प्रदेश है, इसे हम क्या कहते हैं, बिष्ट दोआब कहते हैं। और बिष्ट दोआब यहां पूर्णतः भारत में है। यानी कि इसका विस्तार पंजाब और हरियाणा में है, यह ध्यान रखना, बिष्ट दोआब। और क्यों, क्योंकि सतलज नदी जाती है कहां पे, यहां आगे जाती है पाकिस्तान, लेकिन व्यास नदी यहां भारत से निकलती है और भारत में ही समाप्त होती है। और इसीलिए बिष्ट दोआब पूछा जाता है। बिष्ट दोआब किन दो नदियों के बीच में, सतलज और व्यास। यह प्रश्न आता है व्यास नदी, व्यास और सतलज के मध्य इस दोआब प्रदेश को संज्ञा दी गई है। तो ध्यान रखना, बिष्ट दोआब दी गई। तो एक दोआब तो आपको क्लियर हो गया, बिष्ट दोआब। तो यहां पे हमारी नदियां भी क्लियर हो रही है और दोआब प्रदेश में। इसके अलावा जो यहां से और प्रश्न बनते हैं उनकी भी बात करता हूं मैं, कि यहां पे व्यास नदी पर हिमाचल प्रदेश में एक बांध बनाया गया है। यहां राजस्थान के संदर्भ में सबसे ज्यादा पूछा जाता है पौंग बांध, कि पौंग बांध जो है यहां हिमाचल प्रदेश में, कहां पर है, हिमाचल प्रदेश में है। और किस नदी पर बना हुआ है, व्यास नदी पर बना हुआ है। सतलज नदी पर बात करें तो सतलज नदी पर एक तो परियोजना है जिसका नाम है नाथपा झाकरी परियोजना। नाथपा झाकरी परियोजना यहां हिमाचल प्रदेश में है। कहां पर है, हिमाचल प्रदेश में है, सतलज नदी पर है। और इसके बाद एक और बांध है जिसे हम कहते हैं भाखड़ा और नांगल परियोजना। भाखड़ा नांगल परियोजना। और जो भाखड़ा नांगल परियोजना में भाखड़ा बांध है यह हिमाचल प्रदेश में है, नांगल बांध है यहां पंजाब में। और यहां से हर बार एक प्रश्न आता है, पूछा जाता है कि भाखड़ा
नांगल परियोजना यह किस नदी पर है? सतलज नदी पर है और यह राजस्थान, पंजाब और हरियाणा इन 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। और भाखड़ा बांध जो है यह भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है जो कि हिमाचल प्रदेश में है। और भाखड़ा बांध के बारे में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे चमत्कारी विराट वस्तु कहा। यह भी पूछा जाता है कि चमत्कारी विराट वस्तु चमत्कारी विराट वस्तु किसे कहा गया? भाखड़ा बांध को। और किसने कहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भाखड़ा बांध को चमत्कारी विराट वस्तु की संज्ञा दी थी। तो इसीलिए हम यहां पर केवल दोआब प्रदेश नहीं पढ़ रहे, दोआब से संबंधित जो भी विशेषताएं जो पूछी जा सकती है उनका भी हम साथ में अध्ययन करें। तो एक दोआब तो आपको क्लियर हो चुका होगा, कौन सा? कि सतलज और व्यास के मध्य जो दोआब है इसे क्या कहा जाता है? बिस्ट दोआब। इसके बाद व्यास और रावी के मध्य जो है इसे कहा जाता है बारी दोआब। बारी दोआब यह रावी और व्यास के मध्य। इसके बाद चिनाब और रावी के मध्य यह कहलाता है रचना दोआब। क्या कहलाता है? रचना दोआब। इसके बाद है छाछ दोआब। छज भी लिखा हुआ है, छाछ भी लिखा हुआ है, जो कि चिनाब और झेलम के मध्य। और इसके बाद सबसे अंत में है वह है सिंधु सागर दोआब। तो यह दोआब प्रदेश आपको क्लियर याद होना चाहिए, उत्तर से दक्षिण क्रम याद होना चाहिए। सिंधु सागर दोआब, छाछ, रचना, बारी और बिस्ट। अब इसको लेके 2 तरह के प्रश्न बनते हैं। या तो आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा यह दोआब प्रदेश कौन सी नदियों के मध्य है, या फिर पूछा जाता है इनका उत्तर से दक्षिण क्रम। तो कैसे याद करना है यह आपको मैं बता देता हूं क्लियर कि कैसे याद करना है। सबसे पहले आपको लिखना है उत्तर में 1 नंबर पर है सिंधु सागर दोआब। उसके बाद है छाछ या छज दोआब। इसके बाद है रचना दोआब। इसके बाद है बारी दोआब। और इसके बाद है बिस्ट दोआब। अब यहां जो है यहां सिंधु नदी, झेलम और चिनाब। झेलम, चिनाब और सिंधु के मध्य। बारी की यदि अब बात करें, अब समझना, सिंधु सागर, सिंधु, झेलम और चिनाब जो कि पाकिस्तान में जाके मिलती है, इन दोनों के और सिंधु के मध्य, यानी कि देखिए यहां जो क्षेत्र है यहां है चिनाब और यहां झेलम, इन दोनों के बीच का यहां जो क्षेत्र है यहां पूरा कहलाता है सिंधु सागर दोआब। क्योंकि ऊपर तो जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र है, तो यहां पूरा जो है सिंधु सागर दोआब के नाम से जाना जाता है, जो कि झेलम
झेलम, चिनाब और सिंधु नदियों के, तो यहां दोनों मिलके और यहां सिंधु और झेलम और सिंधु का जो मिला है नदियां, इनके बीच का यहां क्षेत्र है। तो यहां क्लियर हो गया होगा आपको। इसके बाद आता है छाछ या जिसे छज कहते हैं। यहां जो है यहां झेलम और चिनाब के मध्य, झेलम और चिनाब के मध्य है वहां छज। हम उत्तर से दक्षिण की ओर आ रहे हैं। इसके बाद रचना जो है यहां चिनाब और रावी के मध्य, बारी यहां रावी और व्यास के मध्य, और बिस्ट व्यास और सतलज के मध्य। तो इस प्रकार यहां पूरा जो है यहां पंचदोआब प्रदेश है। और पंचदोआब प्रदेश जिसे संयुक्त रूप से हम क्या बोलते हैं, पंजाब का मैदान कहते हैं पंचदोआब। अब यहां एक और इंपॉर्टेंट याद रखना कि पंजाब के मैदान में, जो पर्वतीय मैदानों में नदियों द्वारा अपर्दन से निर्मित जो भूमि होती है उसे चौस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चौस। यह भी पूछा जाता है चौस क्या है, तो अब समझना चौस को। चौस, सबसे पहले तो चौस का जो विस्तार है वह कहां मिलेगा? पंजाब में मिलेगा। चौस कहां मिलती है? पंजाब। और यहां क्या होती है कि जब हिमालय से नदियां निकलती है तो पर्वत पादीय मैदानों में हिमालय के से जो नदियां निकलती है उनके अपर्दन से निर्मित भूमि यहां जो है क्या होती है? पर्वत पादीय क्षेत्रों में नदियों द्वारा अपर्दन से निर्मित भूमि। क्योंकि हिमालय तंत्र की नदियां आती है तो जो पर्वत पादीय, पर्वतों की तलहटी में आती है, तो वे नदियां जो है मिट्टी का अपर्दन करती है और उस अपर्दन से जिस भूमि का निर्माण होता है उसे चौस कहा जाता है। और चौस जो है यह कहां पाई जाती है? पंजाब में पाई जाती है। इसके अलावा एक पॉइंट और याद रखना, यह भी पूछा जाता है बेडलैंड, इसका विस्तार भी कहां पर है? पंजाब में। यहां प्राचीन झलोड़ मृदा, जिसे हम बांगर कहते हैं, बांगर को पंजाब में बेडलैंड या कई बार जो है आपको लिखा हुआ मिलेगा भूड़, भूड़ या बेडलैंड। यहां प्राचीन झलोड़ मिट्टी बांगर को पंजाब में कहा जाता है। तो भूड़ कहां पाई जाती है? पंजाब में पाई जाती है। चौस कहां पाई जाती है? पंजाब में। और इन सब का जो संबंध है वह किससे है? पंजाब के मैदान से है। यह ध्यान रखना, क्योंकि यहां प्रश्न हमें बहुत बार, जब हम मैदानों के भौतिक लक्षणों के आधार पर विभाजन करते हैं, जिसे हम बाबर कहते हैं, तराई कहते हैं, बांगर है, खादर है, डेल्टा है, तो वो जो है भौतिक लक्षणों के आधार पर या भौगोलिक लक्षणों के आधार पर जो विभाजन है वह मैदानों का अलग है। और जो हम पंजाब का मैदान पढ़ रहे हैं या गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान पढ़ा, यहां प्रादेशिक आधार पर पढ़ा, जिसके बारे में हमने यहां पढ़ा कि उत्तर के विशाल मैदान को प्रादेशिक आधार पर 4 भागों में बांटा गया।
पंजाब का मैदान, गंगा का मैदान, राजस्थान का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान। राजस्थान के मैदान को हम राजस्थान के भूगोल में पढ़ते हैं। उसके अलावा पंजाब के मैदान की चर्चा हमने आज की है। गंगा और ब्रह्मपुत्र के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो इसके साथ ही हमारे उत्तर के विशाल मैदान को लेके जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, जहां से प्रश्न आने की संभावना है, उन पॉइंट्सों पर हमने बात की। इसके बाद अगली क्लास में हम लोग इसी मैदानी भाग के जो भौतिक लक्षण है कि भौतिक लक्षणों के आधार पर मैदानों को कितने भागों में बांटा गया है, उस पर हम चर्चा करेंगे और साथ ही वहां से क्या प्रश्न बनते हैं उन पे भी बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।